नमस्कार साथियों एवं विद्यार्थियों, आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। हमने कल की क्लास में ऋतु के आधार पर फसलों का वर्गीकरण बात की थी। आज हम शुरू कर रहे हैं आर्थिक आधार पर फसलों का वर्गीकरण। मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, यदि उतनी मेहनत आप करेंगे तो सिलेक्शन ले पाएंगे। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उतनी मेहनत आप कर पाएंगे और करेंगे मेरे साथ में तो आप सिलेक्शन ले पाएंगे, नाम कमा लेंगे। तो चलिए इसी के साथ आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। लाइक कर लीजिए। आप बिल्कुल भी लाइक नहीं करते। लाइक करना एक मोटिवेशन की तरह होता है, तो आप लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिए, मैं आपको रोज़ क्लासेस प्रोवाइड कर पाऊँ। और इसी तरह से आपको नोट्स भी, यदि आपको नोट्स चाहिए या किसी तरह की परेशानी है, यदि आपको किसी तरह की परेशानी है तो आप कमेंट्स के माध्यम से या सभी के पास में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल हैं, आप कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। चलिए आज की इस क्लास को, बेहतरीन क्लास को शुरू करते हैं। हमने कल की क्लास में अनाज वाली फसलों को एक बार देखा था, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो आर्थिक आधार पर फसलों का वर्गीकरण नंबर 1 आता है अनाज वाली फसलें, नंबर 2 आता है दलहनी फसलें। सबसे पहले हम अनाज वाली फसलें देखते हैं। ये फसलें कार्बोहाइड्रेट का अच्छा या प्रमुख स्रोत हैं। क्या है? इसी तरह से नोट्स बनाते हुए चलिएगा। नोट्स चाहिए PDF तो बता दीजिएगा, वो भी मैं आपको अवेलेबल आज के दिन में करवा दूंगा। जैसे क्लास लगती है कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिए कि सर नोट्स चाहिए, तो नोट्स मैं अवेलेबल आपको करा दूंगा। आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, आपने अभी तक इंस्टाग्राम पेज नहीं ज्वाइन किया है, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो ये सभी काम सबसे पहले करें, क्योंकि सारे अपडेट्स यहीं से मिलते हैं आपको। चलिए, ये फसलें कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत होती हैं। कैसे? कि इनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे उदाहरण देखिए, गेहूँ, दाल, मक्का, बाजरा, जौ, जई, रागी, कोदो, कुटकी, सावा और काकुन। ये जो फसलें होती हैं ये कार्बोहाइड्रेट के स्रोत की प्रमुख फसलें हैं। याद रखिएगा, अनाज वाली फसलों में ये फसलें कार्बोहाइड्रेट का एक प्रमुख स्रोत के रूप में फसलें हैं। अब देखिए, अब एक बेसिक पॉइंट आता है। सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, आपके सामने एक पॉइंट आ रहा है। देखिए, मिलेट। अब मिलेट क्या है? अनाज वाली फसलों को मिलेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनाज वाली फसलों को मिलेट कहा जाता है। मिलेट का एक और नाम है और इसे फेमाइन रिजर्व के नाम से जानते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है अकाल आरक्षित। क्या होता है? अकाल आरक्षित। मिलेट 2 प्रकार के होते हैं, मेजर मिलेट और माइनर मिलेट। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, मेजर और माइनर। अब देखिए, मेजर मिलेट में फसलें आती है मक्का, ज्वार, बाजरा। माइनर मिलेट में फसलें आती है कोदो, कुटकी, रागी और सावा। अब देखिए, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल बनेगा। वर्ष 2023 में इंटरनेशनल मिलेट ईयर कहा जाता है। ये जो 2023 लिख रखा है ना, अभी जो चल रहा है, इसे इंटरनेशनल मिलेट ईयर, इंटरनेशनल का मतलब अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष कहा जाता है किसको? 2023 को। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर आता है दलहनी फसलें। अनाज वाली फसलें साथियों आपको समझ में आ गई होगी और इनके नोट्स आज जैसे ही क्लास कंप्लीट होती है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब है नेक्स्ट दलहनी फसलें। ये फसलें प्रोटीन का प्रमुख स्रोत हैं। ये फसलें प्रोटीन का प्रमुख स्रोत हैं। कैसे? चना देखिए, चना, मटर, मसूर, अरहर, मूंग, उड़द, लोबिया, राजमा, मोठ, इन सभी में क्या पाया जाता है? अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन। आपने देखा होगा कि जो फिजिकल की तैयारी करते हैं वो चने का उपयोग करते हैं, मूंग का उपयोग करते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो खाते हैं ना, इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? प्रोटीन की मात्रा होती है।
तो प्रोटीन वाली फसलें कौन कौन सी है? चना, मटर, मसूर, अरहर, मूंग, उड़द, लोबिया, राजमा और मोठ। अब देखिए एक और आती है कुल्थी, जिसका बॉटनिकल नेम है मैक्रोटाइलोमा यूनिफ्लोरम। क्या है? मैक्रोटाइलोमा यूनिफ्लोरम। ये शुष्क खेती के लिए प्रयोग की जाती है। कुल्थी जो फसल होती है वो शुष्क खेती के लिए प्रयोग की जाती है। आई होप यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर देखिए तिलहनी फसलें। ये फसलें वसा का प्रमुख स्रोत होती है। आप देखना जितनी भी तिलहनी फसलें जिसमें सर्वाधिक फैट की मात्रा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सर्वाधिक फैट की मात्रा। जैसे सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, तिल, अलसी, सूरजमुखी, कुसुम, अरंडी, नारियल, कैनोला सरसों वर्गीय में आता है। ऑयल पॉम, जिसका बॉटनिकल नेम है इलाइस ग्विनिसिस। मेरे साथ में रिपीट कीजिए, इलाइस ग्विनिसिस। अब एक आता है ब्रेसिका नेपस। ये एक विदेशी सरसों है जिसमें क्या होता है? इरुसिक अम्ल की मात्रा कम होती है, तो इसलिए ये याद रखना, क्वेश्चन बनेगा कि ब्रेसिका नेपस देशी फसल है या विदेशी फसल है। तो एक ये विदेशी सरसों है जिसमें इरुसिक अम्ल की मात्रा कम होती है। एक आता है रामतीत, इसे नाइजर के नाम से जाना जाता है। अब देखिए ऑयल पॉम इलाइस ग्विनिसिस लघु किसानों की सिंचित फसल है। आगे बढ़े अगले पॉइंट की तरफ। भारत के कृषि आयात में सर्वाधिक आयात खाद्य तेलों का होता है। भारत में सर्वाधिक आयात, कृषि आयात में सर्वाधिक आयात खाद्य तेलों का होता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तिलहनी फसलों का तीसरा नंबर। चौथा है शर्करा वाली फसलें। देखिए शर्करा वाली फसलें वे होती हैं जिनमें शर्करा की मात्रा ज़्यादा होती है। तो गन्ना, चुकंदर, शुगर पॉम जिसे ताड़ भी कहते हैं, ज्वार की मीठी किस्में। शुगर पॉम जो है वो पॉम कुल का है और एरेकेसी पौधे होते हैं। शुगर पॉम कुल का होता है और एरेकेसी पौधों के अंतर्गत आता है। अगला है रेशे वाली फसलें। रेशे वाली फसलों में देखिए उदाहरण देखिए कपास, जूट, सनई, मेस्टा, अलसी, ढेंचा, नारियल, ल्यूफा, इसे गिलकी भी कहते हैं, केला, पॉम, पाइनएप्पल, बांस या हेम्प। रेशा वाली फसलें वे होती है जिनसे रेशा प्राप्त किया जाता है। नंबर 1 कपास, जूट, सनई, इन सभी से रेशा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगले आर्थिक आधार पर वर्गीकरण में नंबर 6 चारे वाली फसलें। इसमें उदाहरण देखिए रिचका, बरसिंग, ग्वार, लोबिया, मक्का, चरी, ज्वार, चरी, नेपियर घास आदि अंतर्गत आते हैं चार वाली फसलों के अंतर्गत। बरसिंग को चार वाली फसलों का राजा कहा जाता है। इसका घास कुल होता है, ग्रेमिनी कुल के पौधे होते हैं, और चारे वाले जो होते हैं वो पशुओं का भोजन होता है। घास जो होती है वो ग्रेमिनी कुल के पौधे होते हैं और चारा जो होता है वो पशुओं का भोजन होता है। आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर कर रखे हैं। आगे बढ़े नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है मसाले वाली फसलें। अगली है मसाले वाली फसलें। उदाहरण लौंग, इलायची, काली मिर्च, हल्दी, धनिया, जीरा, सौंफ, अजवाइन, मेथी। ये इनका जो स्वाद होता है वो स्पाइस स्वाद होता है, स्पाइसी। इनका स्वाद होता है स्पाइसी। उदाहरण है इलायची, लौंग, काली मिर्च, धनिया, जीरा, सौंफ, अजवाइन, मेथी आदि मसाले वाली फसलों के अंतर्गत आते हैं। अब आती है रंग वाली फसलें। उदाहरण नील और कुसुम। इन्हें कुसुम को बॉर्डर फसल भी कहा जाता है। यहाँ पर मैंने लिख रखा है, देखिए यहाँ तक क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अभी तक जितना भी पढ़ाया आई होप समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। अगला देखते हैं औषधीय फसलें कौन सी होती हैं।
औषधीय फसलें वे होती हैं जिनका हम मेडिसिनल प्रयोग करते हैं, जैसे तुलसी, पुदीना, अश्वगंधा, गिलोय, इसबगोल, सर्पगंधा, सफ़ेद मूसली आदि। ये किसमें आती है? औषधीय फसलों में आती हैं। फिर आती हैं उद्र दीपक या नशे वाली फसलें। उदाहरण चाय, कॉफी, अफीम, तंबाकू, धतूरा, भांग। ये फसलें उपापचय फसलें होती हैं। कौन सी होती हैं? उपापचय फसलें। उद्दीपक फसलें या नशे वाली फसलें वह होती हैं जिनसे नशे की प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है। तो चाय, कॉफी, अफीम, तंबाकू, धतूरा, भांग आदि फसलें नशे वाली फसलों के या उद्र दीपक फसलों के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं। अगला है कुलों के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। कुलों के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। हम सबसे पहले कुलों के आधार पर फसलों के वर्गीकरण में नंबर 1 पर बात करेंगे, ग्रामीणी या पोएसी, जिसे घास कुल कहा जाता है। इसमें सभी अनाज वाली फसलें आती हैं तथा गन्ना, बांस, घास, नेपियर घास, अंजन घास, सुड़न घास आदि इस घास कुल के अंतर्गत आते हैं। जो फसलें अनाज वाली इस ग्रामीणी कुल के अंतर्गत आती हैं उनका नाम देखिए। गेहूँ, दाल, मक्का, ज्वार, बाजरा, जई, जौ, रागी। ये फसलें जो होती हैं वो ग्रामीणी या पोएसी कुल के अंतर्गत आती हैं, सभी अनाज वाली फसलें। इसके अलावा घास कुल की जो फसलें होती हैं या घास वाली जो फसलें इस कुल में आती है ग्रामीणी या पोएसी में, वो है गन्ना, बांस, घास, नेपियर घास, अंजन घास और सुड़न घास। अब देखिए, अब इन जो ग्रामीणी कुल के जो पौधे होते हैं उनकी पहचान किस प्रकार से की जाए, तो उनकी पहचान करने के लिए मैंने यहाँ पर बेसिक रूप से लक्षण लिख रखे हैं। ये जो होते हैं ग्रामीणी कुल के पौधे, ये एक बीजपत्रीय पौधे होते हैं। नंबर 2 लिखिएगा, ये संकरी पत्ती वाले होते हैं। नंबर 3, तने में गांठें पाई जाती हैं। नंबर 4, इनके पौधे में कल्ले निकलते हैं और मक्का में कल्ले नहीं फूटते हैं। हमने यहाँ पर लिखा उदाहरण में कि सभी अनाज वाली फसलें। मक्का एक ऐसी फसल है जिसमें कल्ले नहीं निकलते हैं, ध्यान रखिएगा। अब आता है दूसरा नंबर, लेग्यूमिनेसी या फैबेसी। आई होप ग्रामीणी या पोएसी कुल कुछ डाउट होता है तो कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। लेग्यूमिनेसी या फैबेसी कुल जो होता है वो एक दलहनी फसलों का कुल होता है। इसे पेबली योनेसी, सीसल पिनोइडी, माइमोसाइडी आदि के नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण देखिए, चना, मटर, मूंग, उड़द, अरहर, मसूर, राजमा, मेथी, रिचका, बरसीम, सनई, डेचा, सोयाबीन, मूंगफली। ये जो फसलें हैं ये फसलें लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत आती हैं। अब आपको पूछ लिया जाए पेप्लियोनेसी कुल के अंतर्गत और इसके पेप्लियोनेसी कुल के उदाहरण लिखिए, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। लेग्यूमिनेसी उसे पेप्लियोनेसी, सीसल पिनोइडी, माइमोसाइडी कहा जाता है। अब इसकी विशेषताएं देखिए, किस प्रकार से इसकी पहचान की जाए। विशेषताएं, ये द्विबीजपत्रीय पौधे होते हैं, चौड़ी पत्तियां होती हैं इनके अंदर और ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। क्या करते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। द्विबीजपत्रीय पौधे होते हैं लेग्यूमिनेसी कुल के, चौड़ी पत्ती वाले पौधे होते हैं लेग्यूमिनेसी या फैबेसी कुल के। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे, चना, मटर, मूंग, उड़द, अरहर, मसूर, राजमा। यहाँ तक टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए अभी तक जितना भी पढ़ाया। अगर नहीं होता है तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं अगले कुल की तरफ। सोलेनेसी कुल के बारे में आप सभी जानते हैं, पाले से अधिक प्रभावित कुल होता है। उदाहरण में लिखिएगा, आलू, टमाटर, बैंगन, मिर्च, धतूरा, अश्वगंधा, तंबाकू। फिर आता है मालवेसी कुल। मालवेसी कुल में जो फसलें आती हैं उनका उदाहरण लिखिए, कपास, जूट, पटसन, भिंडी, गुड़हल। गुड़हल का बॉटिकल नेम होता है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, मेरे साथ में रिपीट कीजिए, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। फिर आता है पांचवा कुल। अभी तक जितना भी पढ़ा है समझ में आ जाना चाहिए, बिल्कुल एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए इन चीजों को। अगला है पांचवा नंबर, कंपोजिटी या एस्टेरेसी। इसमें पुष्प पादपों का सबसे बड़ा कुल
कंपोजिटी या एस्टेरेसी होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। उदाहरण देखिए, सूरजमुखी, कुसुम, गेंदा, रामतिल। रामतिल क्या है? इसी को गाजर घास भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गाजर घास। देखिए छोटे छोटे बेसिक पॉइंट भी मैंने यहाँ पर क्लियर कर रखे हैं। अब देखिए क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी। क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी उदाहरण देखिए इनके, सरसों, पीली सरसों, केल, बुरी सरसों, राया, लाहा, तोरिया, कैनोला, गोभी वर्गीय, मूली, शलजम आदि सरसों वर्गीय, रॉकेट क्रेश, ये सभी क्या है? क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी कुल के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, हम जितना भी जानते हैं ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी के बारे में, गोभी वर्गीय सब्जियों के बारे में ही जानते हैं, लेकिन इसमें सरसों, पीली सरसों, बुरी सरसों, राई, ये तोरिया, कैनोला, ये भी इसमें, शलजम, मूली, ये भी ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी कुल में ही आते हैं। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ये उदाहरण लिख लेना है। अब आता है कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी में देखिए उदाहरण कद्दू, लौकी, गिलकी, करेला, तुरई, टिंडा, परवल, तरबूज, खरबूज। कुकुरबिटेसी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको ये सब याद रखने की जरूरत ही नहीं है। आप सीधा कॉन्सेप्ट पकड़िए और उसके उदाहरण लिखिए और क्वेश्चन का आंसर लिखिए। कुकुरबिटेसी कुल जितने भी होते हैं सब वो सब लेडियो वाले, मतलब उनमें क्या होती है कि बड़ी बड़ी शाखाएं निकलती हैं, जैसे इस प्रकार से लंबी लंबी, इस प्रकार से। ये सभी जितनी भी मैंने यहाँ पर आपको सब्जी लिख रखी है, ये सभी इसी प्रकार से लगती है, बेलों पर लगती है। कहने का मतलब जो बेल चढ़ती है ना पेड़ पौधों पर, आपने देखा होगा पेड़ के चारों ओर बेल लपटी हुई होती हैं, तो उसी प्रकार से उन बेल में के माध्यम से ये फसलें प्राप्त होती है। कद्दू बेल वाली फसल है, जो जमीन पर ऐसे ऐसे इनकी बेल आगे जैसे जैसे बड़ी होती जाती हैं वैसे। तो आपको याद रखना है कि बेल वाली जितनी भी फसलें होती हैं वो कुकुरबिटेसी के अंतर्गत आती हैं, और उसके नाम भी आपको जल्दी से याद हो जाएंगे कि गिलकी, करेला, तुरई, टिंडा, परवल, तरबूज, खरबूज, ये सभी क्या है? एक बेल वाली फसलों के अंतर्गत आते हैं। फिर देखिए फल, सोलेनेसी, भिंडी, कुकुरबिटेसी, सोलेनेसी और भिंडी फल के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए हम जानते हैं कि चुकंदर का जो कुल होता है चिनोपोडियेसी या एमरेंथेसी होता है। क्या होता है? चिनोपोडियेसी या एमरेंथेसी। लेकिन उदाहरण में दो फसलें और याद रखनी है। कौन कौन सी? पालक और बथुआ, जिनका कुल है चिनोपोडियेसी या एमरेंथेसी। कौन सा है? चिनोपोडियेसी या एमरेंथेसी। अब देखिए नवा है अम्बेलिफेरी या एपिएसी। उदाहरण धनिया, जीरा, सौंफ, अजवाइन, गाजर, ये किस में आते हैं? अम्बेलिफेरी या एपिएसी में आते हैं। फिर आता है पेडिलिएसी, उदाहरण है इसका तिल। फिर आता है टिलिएसी। टिलिएसी का उदाहरण है फालसा। हमने 11 टोटल फैमिली के बारे में बात कर ली है, कुल के बारे में। अब देखिए लास्ट है लिनिएसी, उदाहरण है इसका अलसी। टिलिएसी में जूट की पुरानी फैमिली टिलिएसी है, आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। और नई क्या है? मालवेसी है। तो दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर रखना। पुरानी जो कुल था वो टिलिएसी था, और नया कुल जो है वो क्या है? मालवेसी। तो आपको दोनों में से कोई भी एक पूछा जाएगा, कि जूट की पुरानी फैमिली टिलिएसी, नई वाली मालवेसी। वहाँ पर मालवेसी दिया होगा तो भी राइट है, और टिलिएसी दिया होगा तो भी राइट है। तो यहाँ पर उदाहरण फालसा, टिलिएसी का, और लिनिएसी का उदाहरण है अलसी। तो हमने यहाँ पर जो आर्थिक आधार पर वर्गीकरण था, फिर हमने कुल के आधार पर वर्गीकरण, फिर इनके उदाहरण। आई होप ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो आपको पसंद आए होंगे। आपने अच्छी तरह से इनको पढ़ भी लिया होगा, समझ में भी आ गए होंगे। नहीं समझ में आता है तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, मेरा इंस्टाग्राम पेज बना हुआ है, फेसबुक पेज है, टेलीग्राम ग्रुप, यूट्यूब चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप सभी अवेलेबल है। तो किसी भी के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं ऐसी ही एक क्लास के माध्यम से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।